सुनिए जी, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और इस बार तो सर्दी के साथ साथ ठंडी हवा भी चल रही है। घर का तो आप जानते ही है ना, हवा आर पार आती है। हाँ, भाग्यवान इस बार ठंडी कुछ ज्यादा ही पड़ने वाली है, क्योंकि गांव के चौपाल पर लोग बोल रहे थे कि इस बार सर्दी के साथ साथ भयंकर हवा तूफान भी चलने की संभावना है। अजी ऐसा हुआ तो हमारा क्या होगा? छत के साथ साथ घर की खिड़कियां भी टूटी हुई हैं। ठंडी हवा सीधी अंदर आती है। आप कुछ कीजिए ना। हाँ मधु, मैं कुछ करता हूँ। मालिक के पास जाकर देखता हूँ, वे अगर कुछ मदद करेंगे तो मैं घर की छत और खिड़कियां ठीक करवा दूंगा। अगली सुबह माखन मालिक के घर की तरफ चल देता है। माखन का मालिक, जो स्वभाव से बहुत ही कठोर और निर्दय था, अलाव के पास खड़ा अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था। माखन अपने मालिक के पास जाता है और उनसे कहता है, मालिक, ठंडी का मौसम आ चुका है। कल तो हल्की हल्की ठंड भी पड़ रही थी और मेरे घर की छत और खिड़कियां टूटी हैं, जिससे कि घर में ठंडी हवा आती है। और अगर मैंने जल्दी से उसे ठीक नहीं करवाया तो ठंडी में हम लोगों को बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं और मेरी पत्नी तो किसी तरह दिन काट लेंगे, लेकिन मेरा एक छोटा सा बेटा है, वह इतनी ठंडी में उस टूटे फूटे घर में नहीं रह पाएगा। अरे माखन, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप मुझे थोड़े बहुत पैसे उधार दे देते तो मैं अपने झोपड़े की मरम्मत करवा लेता और मैं दिन रात मजदूरी करके आपका उधार चुका दूंगा। अरे माखन, अभी तूने इतना काम भी नहीं किया जो मैं तुझे उधार दे सकूं। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। सर्दी की वजह से मेरा सारा धंधा चौपट हो रखा है। और सुन मेरी बात, कल से काम पर मत आना। मुझे तेरे जैसे मजदूर की जरूरत नहीं है। अरे मालिक, मैं तो मदद की उम्मीद से आपके पास आया था, लेकिन आप तो उल्टा मुझसे मेरा ही रोजगार छीन रहे हो। ऐसा मत करो मालिक, मत करो। मैं कहाँ जाऊंगा? माखन के इतनी मिन्नतें करने के बाद भी उसका मालिक कैलाश उसकी एक नहीं सुनता है और बेचारा माखन वहां से दुखी मन से वापस चला आता है। माखन दिन भर जगह जगह काम ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला। सुबह से रात हो गई। मधु को बोलकर आया था कि छत का इंतजाम कर दूंगा, पर यहाँ तो नौकरी भी चली गई। घर ठीक होना तो छोड़ो, खाने तक का इंतजाम नहीं कर पाया। माखन एक जगह बैठा यह सब सोच ही रहा था कि तभी हवा तूफान जोर जोर से चलने लगते हैं। हे भगवान, लगता है तूफान आने वाला है। मुझे तुरंत घर पहुंचना होगा, वरना मधु अकेले कैसे संभालेगी। माखन जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ दौड़ता है। वह कुछ दूर चला ही था कि तभी जोर जोर से हवा शुरू हो जाती है। हे ऊपर वाले, यह कैसी परीक्षा ले रहे हो? पहले क्या आपको हमारे दुख कम लग रहे थे, जो ऊपर से यह बेमौसम हवा तूफान और शुरू हो गए। धीरे धीरे हवा बढ़ जाती और चारों तरफ धूल मिट्टी हो गई थी। उसमें चल पाना बहुत मुश्किल हो गया था। वह एक पेड़ के नीचे रुक जाता है और तूफान के थमने का इंतजार करता है। हे भगवान, एक तो इतनी ठंडी और ऊपर से यह तेज हवा, मेरे तो हाथ पैर सुन्न पड़ रहे हैं। इतनी हवा में चल पाना मुश्किल हो गया है और घर पर बेचारी मधु अकेली परेशान हो रही होंगी। माखन काफी देर तक उस पेड़ के नीचे तूफान के रुकने का इंतजार करता है, लेकिन तूफान था कि रुकने का नाम तक नहीं ले रहा था। चल माखन, इस तूफान का कोई भरोसा नहीं, यह रुके या ना रुके। इतना कहकर माखन उस तेज हवा में घर के लिए चल पड़ता है। छोटी छोटी झोपड़ियां तो तेज हवा में टूट गई थीं। यह देखकर माखन को अपने घर की चिंता होने लगती है। बेचारा माखन जैसे तैसे करके अपने घर तो पहुंच जाता है, लेकिन जो वह देखता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसका घर टूटकर बिखर गया था और मधु और उसका बेटा बाहर खड़े थे। हे भगवान, यह क्या हो गया? हमारी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई, हमारा घर ही टूट गया। अजय शुक्र मनाओ कि घर ही टूटा है। सूरज और हम दोनों बाहर ही हैं। अगर हम लोग अंदर होते तो सोचो क्या होता। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो। भगवान का लाख लाख शुक्र है कुछ अनहोनी नहीं हुई, पर अब ऐसे में हम बच्चे को लेकर कहाँ जाएंगे? इतनी ठंड और तेज हवा, हम सब बीमार हो जाएंगे। अजी अभी तो आज रात कहीं सर छुपाने की जगह मिल जाए, वही काफी है। कल देखेंगे। वह आपके दोस्त है ना,
गगन भैया, आपके जिगरी दोस्त उन्हीं के यहाँ चलते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो। भाग्यवान गगन हमारी मदद जरूर करेगा। दोस्ती किस काम आएगी। वह दोनों अपने बेटे को लेकर गगन के घर की तरफ उस तेज हवा में चलते हैं और गगन के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। अरे भाई, इतनी तेज हवा में इतनी रात को कौन दरवाजा बजा रहा है? अजी बैठे बैठे बातें करने से पता नहीं चलेगा, जाकर देखोगे तब पता चलेगा। भाग्यवान, तुम ज्यादा मत बोलो, चुपचाप पकौड़े बनाओ। अरे माखन, तू पूरे परिवार के साथ इस समय यहाँ सब ठीक तो है ना? अरे कुछ ठीक नहीं है गगन भाई। तेज तूफान की वजह से हमारा घर टूट गया है, सड़क पर आ गए हैं। हम लोग बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाता, इसलिए यहाँ आ गया। आज की रात क्या हम तेरे घर में रुक सकते हैं? देख भाई माखन, दोस्ती यारी अपनी जगह ठीक है, मैं तुझे रख भी लूं, पर तेरी भाभी कभी नहीं मानेगी। और वैसे पूरा परिवार एक साथ माफ करना भाई, मैं नहीं रख सकता। तू कैसी बात कर रहा है गगन? मैंने भी हमेशा तेरे अच्छे बुरे वक्त में तेरा साथ दिया है, और आज जब मुझ पर मुसीबत आई तो तू मुंह फेर रहा है। ऐसा मत कर मेरे भाई, एक ही रात की तो बात है, मेरा बच्चा बीमार हो जाएगा। सब समझता हूँ माखन, पर मैं नहीं रख सकता। अभी तुम कोई और जगह तलाश कर लो। माखन कुछ और बोल पाता, उससे पहले ही गगन ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। ये लो जी पकोड़े, कौन था दरवाजे पर? अरे भाग्यवान, वह माखन और उसका पूरा परिवार था। उसका घर टूट गया है, इसलिए यहाँ रुकने को आया था। मैंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अजी माखन तो आपका अच्छा दोस्त है ना, उन्होंने हमारी कितनी बार मदद करी है। आपने यह ठीक नहीं किया। अरे मैंने कोई धर्मशाला खोल रखी है क्या, जो हर किसी को रख लूं? और कैसा दोस्त, अब उसके पास ना घर रहा ना कुछ और, तो वह मेरे किस काम का। मैं दोस्ती तभी तक रखता हूँ जब तक सामने वाले से फायदा हो। भगवान से डरिए जी, वक्त बदलते देर नहीं लगती। कहीं ऐसा ना हो यह आपके बड़े बोल आप पर ही भारी पड़ जाए। अरे भाग्यवान, ऐसा कुछ नहीं होता। ये लो पकौड़े खाओ, बड़े ही स्वादिष्ट बने हैं। उधर गगन बरसात के मजे ले रहा था, तो वहीं माखन का परिवार तेज हवा में बीच सड़क पर ठंड मर रहा था। अजी आप तो मेरा दोस्त कह के जान लुटाते थे ना, और उसने तो हमें एक रात घर में रुकने तक नहीं दिया। अरे भाग्यवान, वही तो बात है ना, बुरे वक्त में ही पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया। लेकिन गगन से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मधु सूरज का माथा छू कर देखती है तो वह चिल्ला पड़ी। अजी सूरज को तो बहुत तेज बुखार हो गया है, ये ठंड से कांप रहा है। अब हम क्या करेंगे जी, आप कुछ कीजिए ना। मुखिया जी के घर चलकर देखते हैं, अब एक वही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ जी, जल्दी चलो। फिर माखन अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर मुखिया जी के घर की ओर चल पड़ता है। हाँ भाई, माखन बोल का हुआ, कैसे आना हुआ? इतनी रात में काहे कुंडी बजावत है? मुखिया जी, वह तूफान से मेरा पूरा घर टूट गया, मैं बेघर हो गया हूँ, मेरी मदद करो। आज रात अपने घर में ठहरने दो। क्यों भाई, मैंने तुम लोगों का ठेका ले रखा है, पता नहीं तुम लोग कहाँ से चले आते हो मुंह उठाकर। मुखिया जी, आप गांव के करता धरता है, अगर बुरे समय में आप ही हमारी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? अरे मुखिया हूं तो क्या हुआ, मेरी हवेली कोई धर्मशाला थोड़ी है। अब तू यहाँ से चुपचाप जा रहा है या धक्के मार के निकालूं? मुखिया ने उनकी एक भी नहीं सुनी और उन्हें धक्के मारकर हवेली से निकाल दिया। रात भर वह कभी किसी रिश्तेदार का तो कभी दोस्त के घर का दरवाजा खटखटा रहे, पर किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। थक हार कर वे बेचारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। आज दिखा दिया लोगों ने, कोई किसी का नहीं होता। आप हिम्मत मत हारिए जी, ऊपर वाला सब देख रहा है, वह हमारी जरूर मदद करेगा। एक दिन हमारे भी जरूर दिन बदलेंगे, और जिन्होंने आज हमें आंखें दिखाई है ना, भगवान उनकी आंखें एक दिन जरूर झुकाएंगे। वे रात भर ऐसे ही ठंडी हवा में ठिठुरते अपनी किस्मत को रोते रहे। भाग्यवान,
तुम यहीं पेड़ के नीचे सूरज के साथ रहना, मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम करके आता हूँ। अच्छा जी ठीक है, पर जल्दी आना। शाम होने से पहले लखन अलाव जलाने के लिए लकड़ी, खाने पीने का सामान और मुन्ने की दवाई का इंतजाम करके आ जाता है। अब ठंडी हवा भी कम हो गई थी, तो वह लोग आराम से उस पेड़ के नीचे ही रहने लगे। एक सुबह लखन का दोस्त गगन वहां से गुजरता है। अरे भाई माखन, तेरे इतने बुरे दिन आ गए जो इतनी ठंडी में ऐसे पेड़ के नीचे रहना पड़ रहा है। थू थू थू, मुझे देखकर बड़ा अफसोस हुआ। बस गगन भाई, वक्त वक्त की बात है। आज तुम्हारा समय है, तुम हम पर हंस लो, कभी ऊपर वाला हमारा भी समय लाएगा। अरे सड़क पर आ गए हो, फिर भी इतना घमंड, ऐसा क्या हाथ लग गया तुम्हारे? चलो कोई ना, तुम ऐसे में ही खुश रहो। गगन माखन का मजाक बनाकर चला जाता है, जिससे माखन और मधु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भाग्यवान, तुम इसकी बात को दिल पर मत लेना। चलो ठीक है, तुम खुद का और सूरज का ख्याल रखना, मैं कोई काम देख कर आता हूँ। माखन काम की तलाश में वहां से चल पड़ता है और वह गांव में बहुत जगह काम के बारे में पता करता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। जैसे ही माखन वापस लौट रहा था, तो वह देखता है कि गांव के चौपाल पर लोगों की भीड़ लगी है। अरे भाई, क्या बात है, आज यहाँ ये इतने लोग इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? भाई वो सेठ धनीलाल है ना, वह गरीबों को ठंड में खाना और कंबल बांट रहे हैं। जाओ जाओ, तुम भी ले लो। ये सुनकर तो माखन के शरीर में जैसे नई जान आ जाती है। वह झट से लाइन में खड़ा हो जाता है और सेठ धनीलाल से भोजन का पैकेट और कंबल लेकर वह फूला नहीं समाया। भगवान आपका भला करे, सेठ जी, आपने गरीब की मदद की। उस दिन माखन की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह कंबल ओढ़ता है तो उसे ठंड से राहत मिल जाती है। वह भगवान का धन्यवाद करते हुए तेज कदमों से अपने परिवार की तरफ चल पड़ता है। अजी आ गए आप, और ये नया कंबल कहाँ से ले आए आज? अरे भाग्यवान, वह सेठ धनीलाल है ना, वे गांव में जरूरतमंदों को कंबल और खाने का सामान बांट रहे थे, तो मैंने भी वहां से ले लिया। हाँ बापू, सही किया आपने, अब हमें भी ठंड नहीं लगेगी। हाँ जी, सूरज बिल्कुल सही कह रहा है। आपको इस ठंडी में इस कंबल से कुछ तो राहत मिलेगी। माखन और मधु आपस में यह सब बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके पास एक बूढ़ी औरत आती है। अरे बेटा, मैं 2 दिन से भूखी हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं मां जी, आओ बैठो। माखन को जो सेठ से थोड़ा बहुत खाना मिला था, वह अपनी और अपने परिवार की परवाह किए बिना उस बूढ़ी औरत को दे देता है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जो तुमने इस सर्दी में इस गरीब को खाना दिया, वरना आजकल ऐसा कोई नहीं करता। लेकिन बेटा, मुझे यह बताओ, तुम सभी इतनी ठंडी में यहाँ सड़क किनारे क्या कर रहे हो? माखन उस बूढ़ी औरत को अपने साथ जो जो हुआ वह सारी बातें बताता है। अरे बेटा, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, माफ करना। मैंने तो तुम्हारा सारा खाना भी खा लिया, अब इतनी ठंडी में तुम लोग क्या खाओगे? अरे माँ जी, कोई बात नहीं, मदद करना तो हमारा कर्तव्य है। अरे बेटा, मैंने आज तक तुम जैसा निस्वार्थ आदमी नहीं देखा। तुमने अपनी और अपने परिवार की परवाह किए बिना मुझे भोजन दिया। मेरे पास तुमको देने के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं है। इतना कहकर वह बूढ़ी औरत अपनी झोली में से एक पोटली निकालकर माखन को देते हुए कहती है, बेटा, तुम दिल के बहुत अच्छे हो, ये लो मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट, और इसे मेरे जाने के बाद खोलना। फिर वह बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है। क्या लगता है भाग्यवान, क्या हो सकता है इस पोटली में? अजी, वो बूढ़ी माँ तो बहुत ही गरीब लग रही थी। देखने में वह भला हमें क्या ही दे सकते हैं। खोल कर देखते हैं, तभी पता चलेगा। फिर माखन और मधु उस घड़े को खोलकर देखते हैं तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। माखन और मधु की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। अरे बाप रे, इतने सारे सोने के सिक्के! हाँ मधु, मुझे तो लगता है वह बूढ़ी माँ कोई साधारण इंसान नहीं थी। हाँ जी, सही कहा आपने। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। अब उनके दुख के दिन समाप्त होने वाले थे। माखन उन सोने के सिक्कों को बेचकर उनसे एक बहुत अच्छा और मजबूत घर बना लेता है। अब उसके पास ठंड और तूफान से बचने के लिए
एक अच्छा घर था और वह खुद का एक छोटा सा कारोबार शुरू करता है, जिससे गांव के कुछ गरीबों को रोजगार भी मिल जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। वो कहते हैं ना, समय बदलते देर नहीं लगती। एक दिन अचानक तूफान के साथ जोर जोर से हवा चलने लगती है और देखते ही देखते भयंकर तूफान शुरू हो जाता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो अब हमारे पास इस ठंड और तूफान से बचने के लिए मजबूत घर है। वे तीनों आज बहुत खुश थे। वहीं दूसरी ओर गांव में हाहाकार मच गया था। चारों ओर बस तेज ठंडी हवा चल रही थी। सबके घर तूफान में टूटकर ढह गए थे। सेठ, जिसका घर गांव में सबसे मजबूत था, वह भी इस तूफान में धराशायी हो गया था। मेरी तो इतनी मजबूत हवेली थी, वो भी टूट गई। हे भगवान, यह कैसा कहर है। अरे सब लोग माखन के घर चलो रे, अब केवल उसका ही घर बचा है, जल्दी चलो, नहीं तो हम सब लोग यहाँ डूब कर मर जाएंगे। चलो चलो। सब लोग इकट्ठा होकर माखन के घर पहुंचते हैं। वे सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि गांव के सबसे मजबूत से मजबूत घर भी टूट चुके थे, लेकिन माखन का घर अभी भी इस भयंकर तूफान और तेज हवा में सीना ताने ज्यों का त्यों खड़ा था। माखन उन सभी को अपने घर में शरण देता है। वे सब आज बहुत शर्मिंदा थे, क्योंकि उनमें से किसी ने भी माखन के बुरे वक्त में उसका साथ नहीं दिया था। मुझे माफ कर दो माखन भाई, मैंने बुरे वक्त में तुम्हारी मदद नहीं करी, माफ कर दो मुझे। सब लोग माखन से माफी मांगते हैं। उन्होंने माखन के साथ बहुत गलत किया था, फिर भी वह सबको माफ कर देता है, क्योंकि वह बहुत नेक दिल इंसान था। कोई बात नहीं, मैंने आप सभी को माफ किया, लेकिन कभी भी किसी गरीब और असहाय के साथ ऐसा गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है। कृपया करके आप सभी लोग नोजो टून्स चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो। इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो, ताकि नोजो टून्स गरीबों की मदद कर सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस।